सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। यूपी उपचुनाव में को लेकर के दिल्ली में मंथन जारी है। आज का बात हम इसी को लेकर के करने वाले हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर यानी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, यानी ये दोनों भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उपचुनाव की तैयारियों और प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जाएगा। हाल ही में भाजपा ने सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक की थी, जहां पर सीट पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनाव तैयारी में शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। पहले लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके साथ ही खास पैनल पर करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में कोर कमेटी बैठक होगी। हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कोर कमेटी बैठक हुई थी, जहां पर नामों पर चर्चा की गई थी कि आखिर वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी मौजूद थे। अब आज उन सभी नामों को लेकर मंथन होगा। इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल एक सीट रोक कर रखी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो सीट आरएलडी को देंगे। आज दिल्ली में उन सभी नामों पर मंथन होगा। साथ ही साथ चुनाव कैसे जीतना है इसकी रणनीति तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो अब बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग फैक्टर होगा कि आखिरकार एक टफ फाइट देने के लिए वो कौन से ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारें। हालांकि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को आराम से जीत सकते हैं, लेकिन वही ऐसी कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। चैलेंजिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये होगा कि उन सभी सीटों को अपने खेमे में कैसे करें और साथ ही लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराया जाए, जिसको लेकर के अब सभी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 20 तारीख से पहले ही चुनाव आयोग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चुनाव की तारीखों को लेकर के जारी कर देगा। तो आज की ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार वो कौन से नाम होंगे जो टक्कर देंगे समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी रविवार आज साबित होने वाला है, क्योंकि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक राजनीति गर्माती दिख रही है। दरअसल प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के रन सजने लगा है। सपा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवार नामों की घोषणा कर दी है और वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सब के बीच अब तक बीजेपी रणनीति बनाती ही दिख रही है। इस बीच रविवार को दिल्ली में होने वाली इस पार्टी की बैठक में यह हाई लेवल मीटिंग में बड़े फैसले की उम्मीद है। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। माना जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर सकती है। बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों को लेकर के रणनीति बनाती नजर आएगी, जहां आपको बता दें कि इन 10 सीटों पर महज 3 सीटों पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान पार्टी को जीत मिली थी। वहीं एक सीट गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोक दल की है।
तो अब यहाँ उपचुनाव को लेकर के क्या तस्वीरें साफ हैं वो भी जानकारी देंगे। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक का एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ समीकरण पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली से सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ बनी हैं, तो लखनऊ से संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ हैं, AK शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जी और AK शर्मा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले निकिता आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि चहलकदमी दिल्ली में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआत लखनऊ से हुई है। मौजूदा स्थितियां किस तरह की उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और कब कब ये तमाम दिग्गज दिल्ली के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, जो शुरुआत है सही कहा आपने सीमा, लखनऊ से हुई, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी बैठक हुई थी, जहां पर सभी उनकी जो टीम 5 है, यानी कि दोनों डिप्टी CM, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। और यहाँ पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनको नामों को लेकर के मंथन हुआ था, क्या स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे जीता जा सके। और ये डिसाइड हुआ कि वो एक एक सीट पर 3-3 नाम का जो पैनल है वो तैयार किया, यानी कि 27 जो नाम है, 27 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने रोक कर रखी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक जो सीट है वो RLD यानी जो उनका सहयोगी दल है उनको दे सकते हैं। हाल ही में जब हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो 3 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की खुद की हैं, जबकि जो 2 सीट है वो दोनों उनके सहयोगी दल की है, एक निषाद और RLD। और यही एक वजह है कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल RLD को दे सकती है। और आज जिस तरीके से एक बड़ी बैठक है केंद्र में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी 2 दिन पहले से ही, अगर मैं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं तो वो 2 दिन पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। सभी नामों को लेकर के चर्चा होनी है। लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में ये जो बैठक है ये दिल्ली में हो सकती है। एक एस्टिमेटेड टाइम 5 से 6 बजे भी। और जी है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और ये तो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। निकिता आपके पास आएंगे और भी जानकारी और समीकरणों पर बात आपसे करेंगे। दिल्ली से सहयोगी मेहंदी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मेहंदी, दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर जल्द से जल्द तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं, बैठक का आगाज हो जाएगा। इसको लेकर के चहलकदमी किस प्रकार की नजर आ रही है और उस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, जरा ये भी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए लखनऊ से दिल्ली तक सियासत लगातार गर्मा गई है, क्योंकि आज 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो उपचुनाव है उनको लेकर होने वाली है। और अगर इस बैठक की मुख्य बात की जाए तो इस बैठक में मुख्य तौर पर जो पार्टी के अध्यक्ष है JP नड्डा वो मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की भी बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ जितने यूपी मंत्रिमंडल के लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो। क्योंकि ये अगर इन उपचुनावों की बात की जाए तो बीजेपी कोई भी गलती करने के मूड में इस बार नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत झटका लगा था, तो ऐसे में 10 की 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव है उनको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने 6 कैंडिडेट उतार चुकी है और अब बीजेपी भी लगातार रणनीति बना रही है। जी बिल्कुल, और इन्हीं बैठकों पर नजर। हालांकि बहुत सही चीज आपने यहाँ पर कही, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बहुत जरूरी है इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन। पंकज रस्तोगी जी, जैसा कि हमारी सहयोगी मेहंदी जरूर इस बात का बयां करते नजर आई हैं कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा के या लोकसभा चुनावों के बाद जो रिजल्ट सामने आई, बीजेपी के हाथ कहीं ना कहीं निराशा जरूर लगी है। CM योगी आदित्यनाथ के लिए यह उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो किस तरह का समीकरण आप बैठाते नजर आ रहे हैं और इस उपचुनाव को बीजेपी के दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं? सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। हाँ जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और लोकसभा में उसकी सीटें कम हो गई, उत्तर प्रदेश से करीब 43 सीटें विपक्षी गठबंधन ने झटक लिया, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उपचुनाव। 10 सीटों पे चुनाव होना है और उपचुनाव जो कि लोगों विधायकों के सांसद बनने के कारण ये सीटें खाली हुई है।
तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से विपक्ष ने 2027 का नारा दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर हमारी सरकार बनेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन और भयमुक्त शासन का राज उन्होंने कायम किया है, उससे जो है उससे एक माहौल तैयार हो गया है। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने जो पिछली गलतियां हुई हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उसको देखते हुए एक संदेश देने के लिए वो इसके लिए प्रयासरत हैं। और जिस तरह से अभी हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, जिसमें चाहे वो आपके बैकवर्ड हो चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनका इस सब चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के में संजीवनी मिलने का काम हुआ है जब से उसने हरियाणा चुनाव जीता है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है। और आज की जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है उसमें अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जो आपके ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी रहेगी, धर्मपाल सैनी जो संगठन मंत्री उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो ये बैठक बहुत अहम होगी और इसमें टिकटों का किस पे टिकट दिए जाएंगे इसका निर्णय होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन ने जो है 6 सीटों पे चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं, और जबकि कांग्रेस जो है मझवा और फूलपुर विधानसभा सीटें चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जल्दीबाजी दिखाते हुए पहले ही 6 सीटों पे प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से वहां पर क्या समीकरण बैठते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का गठबंधन जारी रहता है नहीं रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है हरियाणा चुनाव के बाद। और जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और बिल्कुल हरियाणा की तस्वीर के बाद अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें बिल्कुल यहाँ पर टिकती नजर आ रही है। पंकज जी, ए के शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ए के शर्मा जी, अगर इस पूरे उपचुनाव पर नजर डालें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ये महामुकाबला इसको माना जा रहा है, और इस सब के बीच अगर इन 10 सीटों पर नजर डालें तो 5 तो सीधे सपा के पास ही रही है सीट, और अपने सीट के साथ साथ अब सपा चाहती है कि बीजेपी के पाले में जितनी सीटें हैं, यानी एनडीए के पाले में जो सीटें हैं, उस पर भी नजर गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार से उन सीटों को अपने पाले में किया जाए। और सपा जिस मजबूती से काम करती नजर आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सपा इस बार पूरे कॉन्फिडेंस में है। मैम, आपके स्टूडियो से एको बहुत आ रहा है, मुझे पता नहीं। दो अभी भी देखे किसी की आवाज आ रही है, किसी महिला एंकर की, और बहुत जोर से आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ए के शर्मा जी, मेरी ही आवाज रिपीट हो रही है आपके पास? आपकी आवाज रिपीट हो रही है आपको? नहीं, मेरी आवाज मैंने तो शायद आपके आसपास जरूर टीवी चल रहा है जिसकी आवाज आपको रिपीट होकर सुनाई दे रही है। अगर आप उसका वॉल्यूम कम करें तो। चल रहा है। चलिए मैं बोलता हूँ। देखिए, है क्या, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। द डेली दलाल टाइम्स की खबरों पे नहीं जाना चाहिए। द डेली दलाल टाइम्स। सबसे खास बात है, चुनाव केवल 10 सीट पे है और चुनाव हो रहा है यूपी में। चुनाव की रणनीति और मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली में है कौन? द डेली दलाल टाइम्स अभी तक बोल रहा था कि योगी और मोदी में कुछ डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल बीजेपी और यूपी बीजेपी में मतभेद चल रहे हैं। पाठक जी भी है, सीएम साहब भी हैं, यूपी के गृह मंत्री जी भी हैं, नड्डा साहब भी हैं, तो सारी चीजें हैं। तो सबसे खास बात इस चुनाव का ये दिख रहा है कि द डेली दलाल टाइम्स के पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। चुनाव हार जीत लगा रहता है। जो लोग बोल रहे जी चुनौती है बहुत बड़ी, अरे हरियाणा से ज्यादा बड़ी चुनौती है। इस देश की सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी चुनौती 10 सीट नहीं है। रही बात कैंडिडेट उतारने की, तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी और भी उतारेंगे। बीजेपी वालों की अपनी रणनीति रहेगी, वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अभी अब जिस समय के हिसाब से वो सारे डिक्लेयर करेंगे। ऐसा क्या बोलना कि बड़ी चुनौती है जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, चुनौती जो होती है वो सक्षम पार्टियों के लिए ही होती है, उनको मैनेज करना आता है। तो इस तरह के सवाल पूछना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आंख के सामने हुआ है ना हरियाणा, इसके बाद भी इस तरह के सवाल पूछना क्या होगा।
और 10 सीट हार जीत ठीक है, मैंने सर रखी है। हर राज्य की अपनी राजनीति होती है, हर जगह का अपना मुद्दा होता है, तो क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एक समझ लेना चाहिए? क्या यहाँ के मुद्दे एक हैं? अरे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कोई भी बीमारी हो लेकर के जाइए, हर चीज का इलाज चीर फाड़ होता है। हर राज्य की अगर राजनीति है तो हर राज्य में बीजेपी एक्टिव है कि नहीं है, उनके नेता है कि नहीं है, तो उसी राज्य के तो सारे नेता लोग, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सेंटर में गए हैं। फर्क यह है कि जो द डेली दलाल टाइम्स के लोग रोज छाप रहे थे पत्रकार कि यूपी बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी में तो फूट पड़ गई, अब बीजेपी टूटने वाली है, अब उसको कुर्सी से हटाएंगे, वो देख ले अपनी आंखों के सामने, कहीं किसी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। तो ये चीजें छोड़ दीजिए, और चुनाव, ये छोटे चुनाव है, ये कोई बहुत बड़ी बीजेपी के लिए मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। चुनौती उनके लिए है जो एक एक सीट के लिए तरफ रहे हो, उनके लिए चुनौती है। वो देखें कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे, बूथ मैनेज के लिए बूथ वर्कर मिलेंगे कि नहीं, पर्ची काटने के लिए उस दिन कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं को पानी पिलाने के लिए कोई, पहले ये वो मैनेज कर ले, फिर चुनाव जीतने की बातें करें। तो सर इस उपचुनाव को आप किसके लिए चुनौती मानते हैं? भाजपा के लिए तो आपने हालांकि नकार दिया सिरे से कि ये चुनौती नहीं है। हालांकि अयोध्या का रिजल्ट भी हमने देखा, तमाम जगहों के रिजल्ट हमने देखे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बड़ी बात नहीं है, तो क्या समझा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग ये उपचुनाव किसके लिए बड़ी बात हो सकती है? देखा कि सेंटर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, अखिलेश यादव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, 2, 4, 6, 10, 20 सीटें हारने, ओवरऑल डिसीजन ये होता है फेल या पास कौन हुआ। कुछ सीटें आप हारेंगे, कुछ सीटें जीतेंगे भी। और एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं अयोध्या के राजा, अरे वो अयोध्या का राजा नहीं, उसको अयोध्या की जनता ने मनसबदारी दिया है। मनसबदारी मतलब घाट साफ करो, सड़कें साफ करो, जो भक्त आ रहे हैं उनको, उनकी सेवा करो, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। अयोध्या के राजा प्रभु राम रहे हैं, गलत नरेशन मत बनाइए, उनकी तुलना प्रभु राम से नहीं हो सकती है। हाँ, तो अयोध्या में एक सीट जीते हैं, और वो जिसके साथ खड़ा है, बुलडोजर चल रहा है ना, अयोध्या का राजा बचा भी नहीं पा रहा है, उसके पार्टी के नेताओं के ऊपर बुलडोजर चला, और अयोध्या के राजा बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कौन है ये, हम इसको जानते ही नहीं है। राजा ऐसे नहीं बनते हैं। तथ्यों को गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए मैम, कोई बहुत बड़ी नहीं, AK शर्मा जी, शब्दों को गलत तरीके से कौन रख रहा है? आपसे सवाल पूछा गया है, किसी शब्द को गलत तरीके से नहीं रखा गया है। नहीं, देखिए मैं ये बोलता हूँ, सवाल भी सही तरीके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत, आप इसको मत लीजिएगा। ये सारे लोग बोल रहे हैं अयोध्या के राजा है, अरे कहाँ राजा राम और कहाँ गंगू तेली की बात कर रहे हैं ये द डेली दलाल टाइम्स वाले। राजा राम के कंपेरिजन हो गए, अयोध्या का राजा बन गए हैं। मनसबदारी तो मिल नहीं रही है, भटक रहे हैं गली गली। सीएम बनने चले थे जो है बाहर है, विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन AK शर्मा जी, अगर लोकसभा चुनाव के, एक सवाल आपसे, उसके बाद पंकज जी के पास जाएंगे, इस सवाल पर जरा इस पे भी एक बार बातचीत हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के जो बढ़त हालांकि कांग्रेस की भी देखने को मिली, यहाँ पर सपा ने भी काफी सीटें अपने हाथ में ली, यानी गठबंधन सरकार ने काफी ज्यादा जो सीटें हैं इन पार्टी ने हासिल की है, तो इससे भी तो समझा जा सकता है, और इसी सीटों को लेकर के, इसी प्रदर्शन को लेकर के हम उपचुनाव पर बात कर रहे हैं। अरे मैम, चलिए मैं लोकसभा का बताता हूँ, 56 और 52 में क्या फर्क है? एक सीट भी कम रह गई तब भी आपकी सरकार नहीं बन पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही हुआ था। अरे आप 30 सीट पाए, मान लो आप कितना 35 या 36 पाए थे, आप 40 भी पा जाते तो क्या कर लेते? हो तो सरकार के बाहर ना, सत्ता और सरकार के बाहर हो कि नहीं हो। आप तब भी विपक्ष में थे, आप अब भी विपक्ष में हैं। आपके वस्तु स्थिति में, आपके सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वो नशा भी उतर गया। मतलब महीने भर के भीतर, महीने भर तो खूब खुश थे जी, हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हम चुनाव, अरे आप लोकसभा चुनाव जीत गया तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? महीने भर में ही नशा काफूर हो गया। तो ये सोच का फर्क होता है, वस्तु स्थिति को सही तरीके से समझिए। रही बात स्टेट में चुनाव, अभी आपने बोला लोकसभा का चुनाव अलग है, हरियाणा का अलग है, स्टेट, तो अगर यूपी स्टेट में चुनाव हो रहा है और उपचुनाव हो रहा है, तो क्या यूपी में भाजपा के पास कार्यकर्ता या रणनीति बनाने वाले या नेता नहीं है क्या? तो सपा के पास नहीं है या कांग्रेस के पास नहीं है? सबके पास है। किसके पास?
सबके पास होता तो कांग्रेस अभी हरियाणा जीतती नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते और अखिलेश भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे होते। आप मुझे यूपी में जाके ग्राउंड पे आप देख लीजिए, बूथ पे सुबह पानी पिलाने वाला भी कार्यकर्ता ये लोग ढूंढ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। डेरा डंडा तंबू कौन लगाएगा? अब तो कनाट वाले भी इनको नहीं मिल रहे हैं। सुबह ऑर्डर दिया था जलेबी का, 1 घंटे बाद कैंसिल कर दिया, हलवाइयों ने हड़ताल कर दिया, भैया इनको अब इनका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। न तंबू वाले कर रहे हैं, न कनाट वाले, न डेरा वाले, न मिठाई वाले, इनकी बात का भरोसा ही नहीं है। ऑर्डर देते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल, पैसा भी नहीं मिलता। हलवाई, डेरा डंडा तंबू वाले सारा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ढूंढे कि कुर्सी बिछाने वाला, दरी बिछाने चलिए ठीक वाला, है के शर्मा जी, डेरा डंडा। ठीक है पंकज साहब, आपने तमाम बातें सुनी हैं यहाँ पर। हालांकि इस पर आपका भी रिएक्शन हम जरूर चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता हो, या फिर सबसे बड़ी बात कि 1-2 सीटें बढ़ा लेने से सत्ता में जब तक आप नहीं बैठते हैं तब तक सीट कितनी भी बढ़ती जाए, कितनी भी घटती जाए, कोई मायने नहीं रखती। हालांकि लोकसभा का जहां हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस सपा ने अपनी सीटें जरूर बढ़ाई, बीजेपी की सीट पहले से थोड़ी सी कम जरूर नजर आई, लेकिन सत्ता में हालांकि भाजपा। देखिए, पहले बात तो समझ लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी ने 273 सीटें भाजपा को अकेले दम पे दिलवाई थी और 283 सीटें, उसके बाद 303 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जिताई थी। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दिया था और उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई, या कार्यकर्ताओं का अति विश्वास, या जो भी कह लीजिए, या नेताओं का अति विश्वास, या टिकट का अमूल सही ढंग से वितरण नहीं होने के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे ही सिमटना पड़ा, जिससे उसको बैसाखियों के सहारे सरकार तो बन गई 2024 में, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पे सरकार बनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बना। और रहा सवाल 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें थी, जिसमें 37 सीटें ही आ पाई। तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती थी, जहां ये भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि 70+ का आंकड़ा उसके पास रहेगा, लेकिन वो धूल धूसरित हो गया। विपक्ष ने जो है नेगेटिव भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित किया, मुसलमानों को भ्रमित किया, सोशल बैकवर्ड लोगों को भ्रमित किया, सवर्णों को बैकवर्ड भ्रमित किया, और बैकवर्ड लोगों को भ्रमित किया, दलितों को बैकवर्ड किया। और वो अपने सीमा जी देखिए, वो अपने को वो नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहे, और उसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विपक्ष ने रोका। और 5 सीटें जबकि विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के साथ पास थी, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि विधानसभा में जो 10 सीटें उसमें से 10 में से 10 सीटें पर विजय प्राप्त करें। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है। ये कहना कि चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी चुनौती थी, उसका खामियाजा क्या हुआ कि आप जो है 240 पे सिमट गए भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 240 सीटों पर सिमटना भी एक मेरा वो था कि जिसमें वो 240 सीटों पर सिमट गई और उसको बहुमत नहीं मिल सका। 273 जो बहुमत का आंकड़ा, उससे वो नीचे हो गई। तो ये बात कहना कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं, चुनौती बिल्कुल। अब हालांकि किसके लिए चुनौती है, क्या है, वो तो चुनाव के नतीजे जरूर बताएंगे। निकिता सरीन लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी है। निकिता, आप पूरे समीकरण को समझ रही हैं, आप शुरुआत से ही इस पूरी खबर पर, इस पूरी राजनीति को समझती नजर आ रही हैं, समीकरण आप समझ पा रही है। मौजूदा स्थितियां किस प्रकार की सामने आ रही है इन 10 सीटों को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोकसभा चुनाव की गलतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराना चाहेगी, और चुनाव चाहे जो भी हो, जब मेहनत करेंगे उसके रंग तभी आएंगे, उसके रिजल्ट्स तभी आएंगे। यही एक वजह है कि अगर मैं समीकरण की बात करूं तो 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जी सीटें हैं। समाजवादी गढ़ की जो सीट है, कुंदरकी की अगर मैं बात करूं तो 60% मुस्लिम वोटर्स हैं जो हार और जीत तय करते हैं। यही एक वजह है कि 2 सितंबर को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद थे, जनसभाएं की थी, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बैक टू बैक, चाहे मैं बेबी गुलाब देवी की बात करूं, ऐसे कई मंत्री हैं जो वहां पर जाकर के लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो सीट भी अपनी झोली में लाए।
पाए। और जो जीत का जो बिल्कुल, और सिलसिला है, यही समाजवादी पार्टी की भी रणनीति है कि अपने 5 सीटों के अलावा जो यहाँ पर सीटें भाजपा के खाते पर है उस पर भी जरा नजर गड़ाई हुई नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया निकिता, ये तमाम जानकारी और समीकरण साझा करने के लिए, और साथ ही साथ AK शर्मा जी और पंकज रस्तोगी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या समीकरण रहा है, किस प्रकार की स्थितियां, उस पर जरूर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन नतीजे तो जब सामने आएंगे तभी देखने वाली बात होगी कि किसकी सफलता किसके हाथ लगती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।